तो सबसे पहले जानते हैं एक्सेल को हम कैसे ओपन करते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए कीबोर्ड में हम विंडो की को प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर स्टार्ट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हो सकता है एक्सेल आपको यहीं पर शो हो रहा हो। अगर यहाँ पर आपको एक्सेल शो हो रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करते हुए एक्सेल को हम ओपन कर लेंगे। अगर यहाँ पर हमको एक्सेल शो नहीं होता है तो यहाँ पर सर्च बार के अंदर हम सर्च करेंगे एक्सेल। यहाँ पर एक्सेल हमको शो होने लगेगा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। अब एक्सेल ओपन होने के बाद सबसे पहली जो चीज़ हमको शो होती है वो यहाँ पर है टेम्पलेट्स। एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाती हैं जिनको हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है मोर टेम्पलेट्स। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी सारी टेम्पलेट्स हैं। इनको हम अपने यूज़ के हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर हम इनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री टेम्पलेट्स होती हैं। इनके लिए हमको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। इसके बाद वापस हम होम के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमको टेम्पलेट्स मिलती हैं। टेम्पलेट्स के बाद यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है रिसेंट फाइल का। तो जो भी एक्सेल के अंदर हमने लास्ट फाइल यूज़ करी होंगी वो सारी फाइल हमको यहाँ पर शो होती हैं। यहाँ पर क्लिक करते हुए इनको हम ओपन भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलते हैं अकाउंट, फीडबैक एंड ऑप्शंस। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं यहाँ से हम एक्सेल की सेटिंग्स को चेंज करते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारा इंटरफेस हो गया। यहाँ पर किस ऑप्शन का किस चीज़ के लिए यूज़ होगा वो हमने जाना। इसके बाद अब यहाँ पर ऑप्शन है ब्लैंक वर्कबुक। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल वर्कबुक हमारी ओपन हो जाएगी। जब भी हम ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे हमको ये पेज शो होगा। अब यहाँ पर हम जल्दी से इसका इंटरफेस समझ लेते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर है ये टाइटल बार। यहाँ पर हमको वर्कबुक का नाम शो होता है। इसके बाद यहाँ पर है ये क्विक एक्सेस टूल बार। इन ऑप्शंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ये मिनिमाइज बटन, ये है मैक्सिमाइज बटन। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो फाइल हमारी क्लोज हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर है ये, इनको हम बोलते हैं टैब्स। डिफरेंट टैब्स है हमारे पास, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, ऐसे ही आगे हैं। तो ये हमारी टैब्स हैं। इनके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो इनके अंदर हमको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं रिबन। इसके बाद यहाँ पर है ये नेम बॉक्स, यहाँ पर है ये फॉर्मूला बार। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, ये है स्क्रॉल बार। यहाँ से हम शीट को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं एंड यहाँ से शीट को हम लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर हमको शो हो रहा है शीट 1। तो अभी हमने यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक ओपन करी थी। ये है शीट 1। इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। यहाँ पर हमको प्लस बटन शो हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करते हुए हम मल्टीपल शीट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर इनके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं तो इनको हम रीनेम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमको और भी ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट। यहाँ से भी हम न्यू शीट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है डिलीट। जब हम शीट को डिलीट करते हैं तो शीट हमारी परमानेंटली डिलीट हो जाती है। इसके बाद यहाँ से भी हम शीट को रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है मूव और कॉपी। यहाँ से हम शीट की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम शीट के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। जब भी कोई इस शीट को ओपन करेगा
तो शीट को ओपन करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होगी। इसके बाद ऑप्शन है टैब कलर। यहाँ से इनके ऊपर हम डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है हाइड। तो यहाँ से हम शीट को हाइड कर सकते हैं। जब हम किसी शीट को हाइड करते हैं तो अनहाइड वाला ऑप्शन भी हमको शो होने लगता है। यहाँ पर क्लिक करते हुए हम हाइड शीट को अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे। रिबन के अंदर ये जितना पार्ट हमको शो हो रहा है, जैसे ये क्लिप बोर्ड है, ये फॉन्ट, अलाइनमेंट, तो इनको हम बोलते हैं ग्रुप। जैसे ये ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। तो कोई हमसे पूछता है मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन हमको कहाँ पर मिलेगा, तो इसको हम ऐसे बताएंगे। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन हमको मिलेगा होम टैब के अंदर, अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ये सेल्स। ये काफ़ी सारे सेल्स हमको यहाँ पर शो हो रहे हैं। जिस भी सेल के ऊपर हमको जाना होता है उसके ऊपर हम माउस से क्लिक करेंगे तो उस सेल के ऊपर हम आ जाएंगे। इसके बाद अब एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ये काफ़ी सारे सेल्स हैं, हमको कैसे पता लगेगा कि हम किस सेल के अंदर हैं। तो जिस भी सेल के ऊपर हम होंगे उसका नाम हमको यहाँ पर शो होता है। जैसे अभी यहाँ पर शो हो रहा है H8। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर ये चेंज हो गया है F9। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर है ये J3। यहाँ पर हर सेल को अलग नाम दिया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये अल्फ़ाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि ये सेल का नाम है, पर ये नाम आ कहाँ से रहा है उसको समझते हैं। अभी जैसे है ये J3, तो यहाँ पर है ये J कॉलम। इनको हम कॉलम बोलते हैं, A, B, C, ऐसे ही आगे तक सब हमारे कॉलम्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये शो हो रहा है 1, 2, 3। इनको हम बोलते हैं रोज़। तो ये कॉलम्स हो गए और ये रोज़ हो गई। तो जिस भी सेल के ऊपर हम होंगे यहाँ पर शो हो रहा है F5। F हो गया हमारा कॉलम और 5 हो गया हमारा रो। F कॉलम के अंदर, 5th रो के अंदर। तो ये हमारे सेल्स हो गए। सेल्स के अंदर हम मूव करने के लिए एरो कीज का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ से हम शीट को जूम कर लेते हैं। प्लस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, शीट हमारी जूम हो जाएगी। यहाँ पर माइनस बटन भी है, इसके ऊपर क्लिक करते हुए शीट को हम जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया। मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए माउस के अंदर हम लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखेंगे और जहाँ तक हमें सिलेक्शन करना है वहाँ तक हम सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सेल्स को सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका है, जहाँ से हमको सिलेक्शन करना है वहाँ पर हम आ जाएंगे, शिफ्ट की हम प्रेस करके रखेंगे और एरो कीज का यूज़ करते हुए सेल्स का सिलेक्शन हम कर लेंगे। इसके बाद जानते हैं शीट के अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट, सिंबल, नंबर, तीनों को हम एक सेल के अंदर लिख सकते हैं, अलग अलग सेल के अंदर लिख सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक सैंपल डेटा क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हम डेटा क्रिएट करते हैं, हमने डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल फ़ोन सेल किए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, इसके बाद कंपनी, मॉडल, यूनिट सोल्ड और रेवेन्यू। एक डेट का कॉलम भी हम ऐड कर लेते हैं।
अब हम चाहते हैं जो डेट का कॉलम हम ऐड करें वो सीरियल नंबर के बाद आए, यानी सीरियल नंबर, फिर डेट, फिर कंपनी। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक कॉलम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। हम यहीं पर क्यों क्लिक कर रहे हैं, कहीं और क्यों नहीं किया? हम चाहते हैं सीरियल नंबर के बाद हमारा डेट वाला कॉलम आए, तो इसलिए यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद माउस से हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन शो हो रहा है इंसर्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। एक न्यू कॉलम हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं और यहाँ से कॉलम्स को हम डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं डेट। अब सीरियल नंबर के अंदर हम टाइप करते हैं 1 2। इसको हमें नीचे तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने 1 और 2 टाइप किया, दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको डॉट सा शो हो रहा है। इसके ऊपर हम माउस को लेकर के जाएंगे। अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखना माउस की शेप किस तरीके से चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी ये कैसा शो हो रहा है। यहाँ पर लेके आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जब इस तरीके से कर्सर हमारा शो होने लगे और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, नंबर्स हमारे ऑटो फिल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं डेट टाइप कर लेता हूँ, कंपनी, मॉडल, यूनिट सोल्ड और रेवेन्यू। तो ये सैंपल डेटा हमने टाइप कर लिया है। अब इसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। इस डेटा के ऊपर हम डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में। बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए हम फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप के ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर डेटा में हमारे पास नंबर भी हैं, तो नंबर ग्रुप का यूज़ भी हम यहीं पर कर लेंगे। तो फॉर्मेटिंग हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जहाँ पर हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उतने डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी जैसे ये हमारी हेडिंग है, इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने का। तो यहाँ पर अभी हम इसको चेंज कर लेते हैं एरियल के अंदर। बाकी यहाँ पर हमको और भी फ़ॉन्ट स्टाइल मिल जाते हैं, उनको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी हमको फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से हम फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे ये किस तरीके से हमको शो हो रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब हम देखेंगे फ़ॉन्ट हमको थोड़ा सा मोटा दिख रहा है। इसको यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है इटैलिक। फ़ॉन्ट हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। फ़ॉन्ट को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन है बॉर्डर। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। इसके बाद यहाँ से हम सेल्स का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं हमारे फ़ॉन्ट ग्रुप के। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो अब कहीं पर हमारा डेटा कट रहा है, कहीं पर स्पेस ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? जिस भी कॉलम के अंदर हमारा डेटा कट रहा होगा या स्पेस ज़्यादा होगा, उस कॉलम के ऊपर हम आ जाएंगे। अब ये लाइन हमको शो हो रही है, तो इस लाइन के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। कॉलम का साइज़ हमारा डेटा के हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। अब फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शन हमने जान लिए। बात करते हैं अलाइनमेंट ग्रुप की। तो डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं ये ऑप्शन है लेफ़्ट अलाइनमेंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारा डेटा हमारा लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
ये है सेंटर अलाइनमेंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा सेंटर में आ जाएगा। ऐसे ही ये है राइट अलाइनमेंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये है टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट एंड बॉटम अलाइनमेंट। बाकी इन ऑप्शंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम आते हैं नंबर ग्रुप पर। यहाँ पर हम रेवेन्यू वाला डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर ये शो हो रहा है जनरल। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब नंबर की फॉर्मेटिंग हम कैसी करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर हमको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। अभी ये हमारा है सेल्स का डेटा, ये रेवेन्यू है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं करेंसी। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जो हमारे नंबर्स हैं वो डेसिमल के अंदर आ गए हैं। साथ ही साथ इसके आगे रुपी का सिंबल ऐड हो गया है। यहाँ पर अगर हम करेंसी सिंबल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हुए उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये जो हमारा रेवेन्यू है ये डेसिमल के अंदर हमको शो हो रहा है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये रेवेन्यू हमको डेसिमल के अंदर शो ना हो, तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है हमारा डिक्रीज डेसिमल। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो यहाँ से हट जाएंगे। वैल्यू हमारी राउंड ऑफ होकर आ जाएगी। अगर हम डेसिमल को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है इंक्रीज डेसिमल। इसके बाद अब जैसे यहाँ पर ये डेट्स हैं इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये शो हो रहा है डेट्स। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पर सिलेक्टेड है शॉर्ट डेट। इसको हम चेंज कर लॉन्ग डेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले हमको डे नेम शो हो रहा है, डे नेम के बाद डेट है। वापस से हम यहीं पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो ऑप्शंस हमको शो हो रहे हैं इनकी भी हम आगे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है मोर नंबर फॉर्मेट्स। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा सिलेक्टेड है डेट। यहाँ पर हम देखेंगे ये डिफरेंट ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। अभी जैसे यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सैंपल हम यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से डेट हमको शो होगी। ओके के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो डेट की जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो गई है। ऐसे ही यहाँ पर हम बाकी ऑप्शंस को भी यूज़ करेंगे। तो ये हमारी बेसिक फॉर्मेटिंग हो गई। इसके बाद जानते हैं एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 4 क्वार्टर की सेल्स फिगर है। हम चाहते हैं कि इनका टोटल यहाँ पर निकल कर आ जाए। इसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कहीं भी कोई भी फॉर्मूला हम लगाते हैं तो उसको हम स्टार्ट करते हैं इक्वल साइन से। तो इक्वल, इनका हमें सम निकालना है तो टाइप करेंगे सम। यहाँ पर हम देखेंगे कई सारे फॉर्मूलाज हमको शो हो रहे हैं। जिस भी फॉर्मूला को हमें सिलेक्ट करना होता है उस फॉर्मूला के ऊपर हम एरो कीज का यूज़ करते हुए आ जाएंगे। अभी हम सम निकाल रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्मूला होगा हमारा, टैब की हम प्रेस करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर ये हमसे वेरिएबल पूछ रहा है नंबर 1, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फॉर्मूला के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद नंबर 2, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, अगेन कॉमा लगाएंगे। नंबर 3 कॉमा लगाएंगे एंड ये नंबर 4। ऐसे ही आप आगे तक इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वैल्यूज हमने सेलेक्ट कर ली। लास्ट में हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जो भी इन नंबर्स का सम होगा वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा।
यहाँ पर फॉर्मूला को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी जान लेते हैं। टाइप करते हैं इक्वल सम, टैब की हम प्रेस करेंगे। अब ऊपर हमने एक एक कर वैल्यू को सिलेक्ट किया था, यहाँ पर हम एक साथ वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वैल्यूज़ का सम हमारे पास निकल कर आ जाएगा। सेल्स के अंदर जो भी फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो हमें फॉर्मूला बार के अंदर शो होता है। यहाँ पर फॉर्मूलाज को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी मेथड आप यूज़ करेंगे रिजल्ट सबसे सेम ही आएगा। बाकी जैसे जैसे आप एक्सेल को यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इजी होता चला जाएगा। अब बाकी वैल्यूज़ के लिए भी हमें यहाँ पर सम निकालना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। नीचे तक जो हमारी वैल्यूज़ हैं सबका सम निकल कर आ जाएगा। बाकी एक्सेल के अंदर 450 प्लस फॉर्मूलाज हैं जिनको हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते हैं। जो हमारे 450 प्लस फॉर्मूलाज हैं सारे फॉर्मूला जानने की हमको ज़रूरत नहीं होती है। कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं अगर हम वही जान लेंगे तो भी हम एक्सेल को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद हम जानते हैं यहाँ पर हम बॉर्डर को कैसे अप्लाई करते हैं। तो जहाँ पर हमें बॉर्डर को अप्लाई करना है वहाँ तक हम डेटा का सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है बॉर्डर। अब बॉर्डर हम कैसे अप्लाई करना चाहते हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट। अभी हम चाहते हैं पूरे पे बॉर्डर आ जाए तो ऑल बॉर्डर को हम सेलेक्ट करते हैं तो ये बॉर्डर हमारा अप्लाई हो गया है। इसके बाद हम जानते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो ये ऑप्शन हमको मिलता है होम टैब के अंदर, एडिटिंग ग्रुप के अंदर, सॉर्ट एंड फिल्टर। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड कस्टम सॉर्ट। अभी जैसे यहाँ पर हम देखेंगे हम हैं टोटल रेवेन्यू वाले ग्रुप के ऊपर। अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहाँ पर हम देखेंगे डेटा हमारा सॉर्ट हो गया है। जो सबसे कम रेवेन्यू है वो सबसे ऊपर है, जो हमारा हाईएस्ट रेवेन्यू है वो लास्ट में आ गया है। वापस से यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अब हम देखेंगे डेटा हमारा सॉर्ट हो गया है। हाईएस्ट वैल्यू हमारी ऊपर है एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी नीचे आ गई है। इसके बाद यहाँ पर हमको थर्ड ऑप्शन मिलता है कस्टम सॉर्ट। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ही हमने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया डेटा हमारा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। अब शॉर्ट बाय के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कॉलम, किस कॉलम के हिसाब से हम यहाँ पर शॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं यूनिट सोल्ड। अब हम इस कॉलम के हिसाब से डेटा को शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर सेल्स वैल्यू सेलेक्ट रहेगा। हम चाहते हैं जो सेल्स के अंदर वैल्यू हैं उसके हिसाब से डेटा की सॉर्टिंग हो। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है ऑर्डर, किस ऑर्डर के अंदर हम डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से हम शॉर्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं फिल्टर ऑप्शन के बारे में। शॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है फिल्टर। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हेडिंग के ऊपर यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फिल्टर बटन ऐड हो गए हैं। अभी यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमको सेम ऑप्शन मिल जाता है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी यहाँ पर ऑप्शन है नंबर फिल्टर। यहाँ पर हमको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, और भी नीचे कई सारे ऑप्शन हैं।
अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ग्रेटर देन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं यहाँ जिन भी आइटम की सेल 400 क्वांटिटी से ज़्यादा है वो आइटम यहाँ पर हमको मिल जाएं। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं 400 एंड ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिन आइटम की सेल 400 पीसीस से ज़्यादा थी सिर्फ वही आइटम्स हमको यहाँ पर शो हो रही हैं। इसको वापस क्लियर करने के लिए यहीं पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है क्लियर फिल्टर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जो डेटा के ऊपर फिल्टर अप्लाई होंगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो ये हमारा था फिल्टर ऑप्शन। यहाँ पर बाकी ऑप्शंस को भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेटा को फिल्टर करने के लिए एक तरीका और है। यहाँ पर हम डेटा को फिल्टर करने के लिए वैल्यूज़ के हिसाब से डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से बेनिफिट ये होता है जो भी हमारे डेटा को देखता है वो देखकर ही बता सकता है कि वैल्यूज़ की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी जैसे ये हमारे पास कॉलम है टोटल रेवेन्यू का, यहाँ पर इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको फॉर्मेटिंग करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी हम यहाँ पर कलर स्केल ऑप्शन के अंदर ये फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारी हाईएस्ट सेल है वो ग्रीन कलर के अंदर है। जैसे जैसे वैल्यूज़ हमारी कम होती जा रही हैं तो वैल्यूज़ के अंदर जो हमारा कलर है वो येलो के अंदर चेंज होता जा रहा है। ऐसे ही जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएंगी तो वैल्यू हमारी रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएंगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए वापस से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है क्लियर रूल्स। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो जितनी सेल्स हमने सिलेक्ट कर रखे होंगे वहाँ से हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं डेटा बार्स। अब हम देखेंगे डेटा के अंदर वैल्यूज़ के हिसाब से डेटा बार्स क्रिएट हो गए हैं। तो ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि डेटा के ऊपर कमेंट को हम कैसे लगाते हैं। अभी जैसे ये आइटम है सैमसंग गैलेक्सी S21, तो एग्जांपल के लिए ये मॉडल कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है। तो इसके ऊपर हम कमेंट लगा देते हैं कि कंपनी ने ये मॉडल बनाना बंद कर दिया है। तो कमेंट को लगाने के लिए जहाँ भी हम कमेंट लगाना चाहते हैं हम वहाँ पर आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट कमेंट। जो भी कमेंट हम लगाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। कमेंट से होता क्या है, मान लेते हैं इस फाइल को हम वापस से ओपन करते हैं। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको ध्यान रहेगा कि ये वाला मॉडल इस कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है। या फाइल को हम किसी को शेयर करते हैं तो वो पर्सन भी कमेंट को इजीली रीड कर सकता है। जहाँ भी हम कमेंट को लगाते हैं उस सेल के कॉर्नर पर इस तरीके से रेड पॉइंट हमको शो होता है। इसके ऊपर हम माउस को लेकर के जाएंगे तो कमेंट हमको शो होने लगता है। वापस से इस सेल के ऊपर आकर हम राइट क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है एडिट कमेंट। यहाँ से हम कमेंट को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है डिलीट कमेंट। यहाँ से हम कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद अब जैसे ये डेटा हमने क्रिएट कर रखा है, अभी ये डेटा छोटा है। जब हम बड़े डेटा के ऊपर काम करेंगे, जब बड़े डेटा के अंदर हम एंट्री करेंगे तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक एंट्री हमसे डबल डल जाए या कहीं से हमको डेटा मिला हो वहाँ पर एंट्री एक से ज़्यादा बार हो रखी हो।
तो ऐसी डुप्लीकेट एंट्रीज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमको ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट वैल्यूज़। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको शो हो रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन डुप्लीकेट, यानी जिन सेल्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यूज़ हमारी हाईलाइट हो जाएंगी। यहाँ पर ये बता रहा है रेड कलर से वैल्यूज़ हमारी हाईलाइट होंगी। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर यही सिलेक्ट रहने देते हैं। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा डुप्लीकेट डेटा है वो हाईलाइट होने लगा है। अब डेटा के अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐसी हो सकती हैं जो कि सेम हो, जैसे एक कंपनी नेम सेम हो सकता है। इसके बाद है मॉडल नेम, तो मॉडल नेम हमारा सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होता भी है तो ये रेवेन्यू वाली वैल्यूज़ सेम नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पर ये भी सेम है, तो इसका मतलब है कि ये डेटा हमारा डुप्लीकेट डेटा है। बात करते हैं इन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर हम कुछ क्लिक्स के अंदर डेटा हमारा कितना भी बड़ा हो, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हम रिमूव कर सकते हैं। तो डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम डेटा टैब के अंदर आएंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है रिमूव डुप्लीकेट्स। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी हमने यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर रखा है। सारे कॉलम्स के अंदर ये देखें, अगर सब कॉलम्स के अंदर डेटा हमारा सिमिलर है तभी ये डेटा को रिमूव करे। हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। एक मैसेज पॉपअप होगा, इसके अंदर लिखा होगा कि डेटा के अंदर कितनी टोटल डुप्लीकेट्स वैल्यू थी जो कि रिमूव कर दी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में। ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए जो वैल्यूज़ हम लिस्ट के अंदर लाना चाहते हैं, सबसे पहले उनको हम कहीं और लिख लेंगे। लिस्ट के लिए वैल्यू आप किसी दूसरी शीट के ऊपर लिख सकते हैं, या अगर इसी शीट के अंदर लिखते हैं तो कहीं ब्लैंक जगह पर वैल्यूज़ को हम टाइप कर लेंगे। अभी जैसे यहाँ पर हमारे पास ये कंपनी नेम है, इनको यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। एक्सेल के अंदर हम किसी भी सेल के डेटा को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। जिस भी डेटा को हमें कॉपी करना होता है उस डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है कॉपी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा कॉपी हो जाएगा। अब इसको जहाँ पर हम पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आकर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है पेस्ट, तो डेटा हमारा यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट हम क्रिएट कर रहे थे, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम डेटा टैब के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है डेटा वैलिडेशन। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं लिस्ट। अब किन वैल्यूज़ को हम लिस्ट के अंदर लेकर के आना चाहते हैं उनको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको कंपनी के नाम शो होने लगे हैं। यहाँ पर क्लिक करते हुए इनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई। इसके बाद हम जानते हैं ये मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन के बारे में, एंड यहाँ पर है रैप टेक्स्ट। इन दोनों ऑप्शन के बारे में हम जानते हैं। पहले हम जानते हैं रैप टेक्स्ट के बारे में। अभी जैसे यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पर ये आईफोन 13 की सेल सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आईफोन 13 हैव मैक्सिमम सेल्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमने टाइप किया है वो दो सेल्स के अंदर हमको शो हो रहा है। अभी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कॉलम का साइज इसके हिसाब से चेंज हो गया है, बट यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी डेट्स थी
उनके अंदर यहाँ पर हमको गैप शो होने लगा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर इसका साइज हम वापस से कम कर देते हैं। अब जहाँ भी हमको ऐसा डेटा मिलता है, तो इसके लिए यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है रैप टेक्स्ट। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा एक ही सेल के अंदर आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन के बारे में। इससे पहले यहाँ पर हम 2 ब्लैंक रोज ऐड कर लेते हैं। तो रोज को हम कैसे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर आकर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ब्लैंक रो हमारी इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सेल्स रिपोर्ट। यहाँ से इतने सेल्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे, मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के सेल हमारे मर्ज हो जाएंगे। यहाँ से इसको हम बोर्ड कर लेते हैं एंड साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं। सेम ऐसे ही इनको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं सेल्स रिपोर्ट एंड इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कंपनी का नाम। एग्जाम्पल के लिए इसको मैं अभी ABC कंपनी लिख रहा हूँ। तो ये हमारा मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन हो गया। अब हम जानते हैं टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। अभी ये हमारी डेटा रेंज है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। टेबल्स ग्रुप के अंदर हमको ऑप्शन मिलेगा टेबल। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्रिएट टेबल की डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर होगी। यहाँ पर हम देखेंगे जितना एरिया हमारा सिलेक्टेड है वो रेंज हमको यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है माई टेबल हैज़ हेडर्स। अभी यहाँ पर ये टिक हो रखा है। अभी हम देखेंगे हमारे डेटा के अंदर ये हेडिंग्स हैं, इनको हम हेडर्स बोलते हैं। तो अगर हमारे डेटा के अंदर हेडर्स होंगे तो इस ऑप्शन के ऊपर हम टिक करेंगे। अगर हेडर्स नहीं होते हैं तो इस ऑप्शन को हम अनटिक करेंगे और ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ओके के ऊपर क्लिक करते ही डेटा रेंज हमारी टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको शो हो रही है टेबल डिज़ाइन टैब। अब यहाँ पर क्लिक करते हुए हम टेबल की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाले स्टाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे टेबल का स्टाइल हमारा चेंज हो गया है। अगर हमको टेबल के ऊपर कोई भी स्टाइल नहीं चाहिए तो यहीं पर हमको ऑप्शन मिलता है क्लियर का। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो टेबल के ऊपर जो भी स्टाइल अप्लाई होगा वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हमको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे ये है टोटल रो, इसको हम अनेबल करते हैं तो जो हमारी रोज हैं उनका टोटल निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही ये बाकी ऑप्शंस हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट स्लाइसर। ये ऑप्शन हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। अभी इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है किस कॉलम के हिसाब से हम स्लाइसर क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं ये जो कंपनी के नेम हैं इनके हिसाब से हमारा स्लाइसर क्रिएट हो जाए। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ये हेडिंग हमको शो हो रही है कंपनी। इसके नीचे हमको कंपनी के नाम शो हो रहे हैं। तो इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, अभी जैसे इस पूरे डेटा के अंदर हम चाहते हैं कि जो हमारी नोकिया कंपनी की सेल है सिर्फ वही सेल हमको शो हो। तो यहाँ पर हम सिंपल नोकिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोकिया को छोड़कर बाकी सारा डेटा हाइड हो जाएगा। ऐसे ही हम सैमसंग का देखना चाहते हैं तो सैमसंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये सैमसंग का डेटा हमको शो हो रहा है। इसके बाद अब हम चाहते हैं यहाँ पर हमको एप्पल एंड सैमसंग का डेटा हमको शो हो।
तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन है मल्टी सिलेक्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जिन कंपनीज का डेटा देखना चाहते हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एप्पल और सैमसंग कंपनी का डेटा हमको शो हो रहा है। इसके बाद इन फिल्टर को हम क्लियर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारा डेटा था वो पूरा डेटा हमको शो हो। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है क्लियर फिल्टर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। डेटा के ऊपर से फिल्टर हमारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं शीट के अंदर हम शेप और पिक्चर्स को कैसे हम इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पर ग्रुप है इलस्ट्रेशंस, इसके अंदर हमको पिक्चर्स एंड शेप्स दोनों ऑप्शंस हमको यहीं पर मिल जाते हैं। तो पहले हम शेप्स के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी सारी शेप्स हमको मिल जाती हैं। इनमें से हम किसी को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे इस वाली शेप को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब शेप को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। माउस से हम लेफ्ट की प्रेस करेंगे और इसको होल्ड करके रखेंगे। जितनी बड़ी शेप हम क्रिएट करना चाहते हैं उसको हम क्रिएट कर लेंगे। एक शेप हम और क्रिएट करते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे, शेप्स, जो भी शेप हमको इंसर्ट करनी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब शीट के ऊपर शेप को क्रिएट करने के लिए माउस से हम लेफ्ट की प्रेस करेंगे। लेफ्ट की को हम होल्ड करके रखेंगे। जितनी बड़ी शेप हमको क्रिएट करनी है उसको हम क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमने जाना शेप को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम जानते हैं पिक्चर्स को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट टैब के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है पिक्चर्स, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमको दो ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दिस डिवाइस, अगर आप अपने सिस्टम के अंदर से ही पिक्चर को आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर्स, तो इस ऑप्शन के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। पहले हम इस ऑप्शन को ही सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये कितनी सारी कैटेगरीज हमको शो हो रही हैं। इन कैटेगरीज के अंदर से हम कोई भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है यहाँ से हम किसी भी इमेज को सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर सर्च करते हैं सुपरमैन, तो ये हम देख सकते हैं कितनी सारी इमेजेस हमको शो होने लगी हैं। किसी भी इमेज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस वाली इमेज को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। पिक्चर हमारी शीट के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको हम रिसाइज कर लेते हैं। इसके बाद जानते हैं जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था दिस डिवाइस, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब सिस्टम के अंदर जिस लोकेशन पर हमारी फाइल होगी वहाँ पर जाकर हम इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इमेज हमारी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से इसको हम रिसाइज कर लेते हैं। इसके बाद हम जानते हैं चार्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो चार्ट क्रिएट करने के लिए डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे कि किन वैल्यूज़ को हम चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं कंपनी नेम और ये टोटल रेवेन्यू वाला कॉलम। ये हमने सिंपल सेलेक्ट कर लिया। अब इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की हम प्रेस करके रखेंगे और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब चार्ट क्रिएट करने के लिए हम आएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पर हमको ग्रुप मिलता है चार्ट्स। यहाँ पर हमको डिफरेंट चार्ट्स मिल जाते हैं। अभी ये फर्स्ट चार्ट है कॉलम चार्ट। अभी हम इसको ही क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये चार्ट हमारा क्रिएट हो गया है। यहाँ पर हमको कंपनी के नाम शो हो रहे हैं।
एंड यहाँ पर हमको वैल्यू शो हो रही है। अब इस चार्ट की फॉर्मेटिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है चार्ट स्टाइल। यहाँ से हम इस चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इस वाले स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चार्ट का स्टाइल किस तरीके से चेंज हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हमको ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ट एलिमेंट। यहाँ से हम चार्ट एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये फॉर्मेट ऑप्शन है। यहाँ पर भी हमको चार्ट का स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद ये फिल्टर बटन है। यहाँ से हम चार्ट के विजुअल को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये हमारा था कॉलम चार्ट। यहाँ पर आप बाकी चार्ट्स को भी क्रिएट करके देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं ऑटोफिल ऑप्शन के बारे में। अब यहाँ पर हम ऑटोफिल ऑप्शन को जानते हैं। अभी जैसे यहाँ पर हम टाइप करते हैं जनवरी, इसके बाद फरवरी, ऐसे ही हमको ये मंथ नेम दिसंबर तक लिखने हैं। तो इसके लिए इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ये हम देख सकते हैं मंथ नेम यहाँ पर ऑटो फिल हो गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम टाइप करते हैं संडे, मंडे, इन दोनों को भी हम सेलेक्ट करते हैं और इनको हम यहाँ से नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से ऑटोफिल ऑप्शन हमारा वर्क करता है। अगर हम यहाँ पर इनका शॉर्ट फॉर्म भी टाइप करते हैं जैसे जैन, फैब, अगर इनको भी हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये भी ऑटोफिल हो जाएंगे। ऐसे ही हम डेट के लिए भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम डेट लिखते हैं 13 जनवरी 2024। इसके बाद 14 जनवरी 2024। अब इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इनको हम नीचे ड्रैग करेंगे तो डेट भी हमारी ऑटोफिल हो जाती है। तो ये हमारा था ऑटोफिल ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं हाइपरलिंक ऑप्शन के बारे में। हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज़ क्या होता है? तो हाइपरलिंक ऑप्शन से हम दो शीट्स को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरी शीट को ही लिंक कर सकते हैं। हम किसी दूसरी फाइल को भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? अभी जैसे यहाँ पर हमने कंपनी नेम के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करी थी, तो हम चाहते हैं यहाँ पर कंपनी के ऊपर हम क्लिक करें तो हम उस ड्रॉप डाउन वाली लिस्ट के ऊपर पहुँच जाएं। तो इस कंपनी वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है लिंक, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो लिस्ट हमारी दूसरी शीट के ऊपर थी। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। लिस्ट हमारी दूसरी शीट के अंदर थी। दूसरी शीट हमको यहाँ पर शो हो रही है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो फाइल हमारी लिंक हो गई है। अभी हम माउस को ये कंपनी के ऊपर लेकर के जाते हैं। तो जैसे ही हम माउस को इसके ऊपर लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमको हैंड शो हो रहा है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम दूसरी शीट के ऊपर पहुँच जाएंगे। इसके बाद हम जानते हैं पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल क्या है? तो पिवट टेबल को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारी टेबल होती है उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए हम आएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पर टेबल्स ग्रुप के अंदर हमको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है पिवट टेबल। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स हमको शो होगा। यहाँ पर हम देखेंगे ये डेटा हमारा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं जो हमारी पिवट टेबल क्रिएट हो वो न्यू शीट के ऊपर क्रिएट हो।
तो यहाँ पर सिलेक्टेड है न्यू वर्कशीट। तो अभी यहाँ पर सिंपली हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू शीट हमारी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पिवट फील्ड लिस्ट। पिवट फील्ड लिस्ट हमको यहाँ पर शो हो रही है। अब जिन फील्ड से हम रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं उनको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर मूव करेंगे। अभी हम यहाँ पर मॉडल को रोज के अंदर डालते हैं एंड ये जो यूनिट सोर्ट है इसको हम वैल्यूज़ के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रिपोर्ट हमारी क्रिएट हो गई है। अब जैसे ये कंपनी वाली फील्ड थी इसको हम कॉलम के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से हमारी रिपोर्ट क्रिएट हो रही है। अब जब हम इस रिपोर्ट के अंदर क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर हमको एक टैब शो होती है पिवट टेबल एनालाइज। इसके अंदर हमको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं जिनका यूज़ करते हुए हम पिवट टेबल को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं, जैसे ये है इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम पहले जान चुके हैं। इसके बाद ऑप्शन है इंसर्ट टाइमलाइन। तो इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमारे डेटा के अंदर डेट वाली फील्ड होनी ज़रूरी है। अगर हमारे डेटा के अंदर डेट वाली फील्ड अवेलेबल होगी तो इस तरीके से हमारी टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। जैसे अभी हम सितंबर के ऊपर क्लिक करते हैं तो डेटा के अंदर जो सितंबर मंथ का डेटा होगा सिर्फ वही डेटा हमको शो होगा, बाकी डेटा हाइड हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करते हुए इस फिल्टर को हम क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है रिफ्रेश का। अब क्योंकि हमने ये पिवट टेबल डेटा से कनेक्ट कर रखी है तो डेटा के अंदर जो जो हम चेंजेस करेंगे शीट के अंदर चेंजेस होने के बाद इस रिफ्रेश बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो डेटा हमारा शीट के हिसाब से यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है पिवट चार्ट। तो इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए यहाँ पर हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा है पिवट चार्ट। लास्ट में हम जानते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में, फाइल को हम कैसे सेव करते हैं। तो फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है सेव। फाइल को हम यहाँ पर आकर भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमसे लोकेशन पूछता है कहाँ पर हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। इसके बाद फाइल को हम किस फॉर्मेट के अंदर सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर हम फाइल को नाम दे देंगे, फाइल को हम किस नाम से सेव करना चाहते हैं। इसके बाद सेव के ऊपर हम क्लिक करेंगे, फाइल हमारी सेव हो जाएगी।